हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू एसआरपी एजू अड्डा। मैं सोमा आप सभी का इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने LIS MCQ सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को कवर किया था। आज के इस वीडियो में उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम आगे की क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निकनेट प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय। आपके ऑप्शन है यूनेस्को, ऑप्शन बी है इफ्ला, ऑप्शन सी है FID, ऑप्शन डी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। निकनेट निकनेट जो प्रोग्राम है, इसकी निकनेट की फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क, जिसको हम लोग शॉर्ट में NIC नेटवर्क भी बोलते हैं। NIC नेटवर्क भी बोलते हैं। और इसका जो इस प्रोग्राम की जो स्टार्ट हुई थी वो किस ईयर में हुई थी? तो ये 1977 में इस प्रोग्राम की स्टार्ट हुई थी। और ये जो प्रोग्राम है वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर कम्युनिकेशंस नेटवर्क है। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो उसका आंसर आप लोग निकनेट ही देंगे। तो जो ये निकनेट प्रोग्राम है वो स्पॉन्सर्ड किसने किया था? तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पॉन्सर किया था। आज की हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द सर्विस ऑफ एलुमनी एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन है आपके पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन बी एकेडमिक लाइब्रेरी, ऑप्शन सी स्पेशल लाइब्रेरी, ऑप्शन डी प्राइवेट लाइब्रेरी। सर्विस ऑफ एलुमनी, एलुमनी सर्विस किससे एसोसिएटेड है? कुछ जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ है वो एलुमनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है? दे प्रोवाइड देयर एलुमनी विथ कंटिन्यू एक्सेस टू ऑनलाइन डेटाबेस। वो अपने एलुमनी को अपने लाइब्रेरी के डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए कंटिन्यू करते हैं कि आप डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो। एलुमनी के लिए भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये जो सर्विसेज हैं ये मोस्टली यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ में प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एकेडमिक लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके, नीड थ्योरी इज गिवन बाय। ऑप्शन है आपके मास्लो, ऑप्शन बी है आपके रंगनाथन, ऑप्शन सी है आपके स्पेलिंग मिस्टेक है ड्रकर, और ऑप्शन डी है आपके फयोल। तो नीड थ्योरी इज गिवन बाय। नीड थ्योरी क्या होता है? नीड थ्योरी एक तरह का थ्योरी है जिसमें एक्सप्लेन किया जाता है, जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि किसी भी पर्सन को मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले उनकी फंडामेंटल जो नीड्स है, उनके जो बेसिक नीड्स है उसे फुलफ़िल किया जाना चाहिए ताकि वो मोटिवेट हो सके और वो अपना 100% दे सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले मोटिवेट करने के लिए किसी भी इंसान को, पर्सन को, उसके बेसिक जो नीड्स होते हैं उसे फुलफ़िल किया जाना चाहिए। तो नीड थ्योरी में वो बेसिक जो नीड्स है उसके बारे में बताया गया है और उसे कहते हैं हम लोग हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसमें हाँ, जिसमें सबसे नीचे जो होता है वो आता है फिजियोलॉजिकल, उसके बाद आता है सेफ्टी, उसके बाद आता है सोशल, उसके बाद आता है स्टीम, उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो जो फिजियोलॉजिकल नीड्स होते हैं वो एक्चुअली में उस नीड्स में क्या क्या आते हैं, जैसे कि शेल्टर हो गए, क्लॉथ्स हो गए, फूड हो गए। वो जब किसी पर्सन की फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती, और हायरार्की इस तरीके से जाती है, जब किसी इंडिविजुअल की ये वाली बेसिक नीड्स जो पहली है वो फुलफ़िल हो जाती है, तब वो ऊपर की तरफ जाता है। उसके बाद उनके ये नीड्स को फुलफ़िल करना होता है जो कि है सेफ्टी। तो पहले जब इंसान अपने फूड, शेल्टर, क्लॉथ्स के बारे में फुलफिल सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है, तो वो अपनी सेफ्टी के बारे में सोचता है, सिक्योरिटी चाहता है। जैसे ही सिक्योरिटी मिल जाए तो फिर वो सोशल कॉन्टैक्ट चाहता है, पॉपुलर होना चाहता है, सोशल नेटवर्क साइट बनाने में वो बिज़ी हो जाता है। वो चाहता है कि लोग उसे जाने पहचाने, और जैसे ये भी फुलफिल हो जाता है तो वो स्टीम मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में ज़्यादा सोचने लगता है कि मेरी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर के वो ज़्यादा ही फोकस होने लगता है। उसके बाद जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सबसे ज़्यादा टॉप की है, मतलब कि इसके बाद उसे उसकी डिज़ायर फुलफिल हो जाती है, उसके बाद फिर उसके और कुछ नहीं चाहती। तो ये हायरार्की ऑफ नीड्स बताई गई है इस नीड थ्योरी में। तो ये किसने दिया है? नीड थ्योरी इज गिवन बाय, तो ये नीड थ्योरी जो है वो मास्लो ने दिया हुआ है।
याद रखें आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक जो बुक है उस बुक का नाम है द मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज इज रिटन बाय। इस बुक को किसने लिखा है? आपके ऑप्शंस हैं ए एस एल बेकर एंड एफ डब्ल्यू लैंकेस्टर, ऑप्शन बी है आपके सी एच भूषा एंड एस पी हार्टर, ऑप्शन सी है आपके टी विल्सन एंड डी एलन, ऑप्शन डी है आपके आई एस सैमसन। आप लोग इसका आंसर दें। ये जो बुक है द मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज, तो ये जो बुक है ये बुक को किन्होंने लिखा है? तो ये बुक को लिखा है एस एल बेकर एंड एफ डब्ल्यू लैंकेस्टर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये सारे स्टैटिक क्वेश्चन हैं, आपको इसमें कोई ये नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा इस सारे फैक्ट्स को कि किसने किसे पब्लिश्ड किया है। तो फैक्ट्स ऑन फाइल जो है इस पब्लिश्ड बाय, फैक्ट्स ऑन फाइल जो है वो किसने पब्लिश किया है? ए ऑप्शन से आपके एस डब्ल्यू विल्सन, बी ऑप्शन से आर आर बोकर और सी ऑप्शन से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, डी ऑप्शन से आपके फैक्ट्स ऑन फाइल न्यूज़ सर्विस। इन चारों ऑप्शन में से फैक्ट्स ऑन फाइल इज पब्लिश्ड बाय एच डब्ल्यू विल्सन। तो एच डब्ल्यू विल्सन जो है उन्होंने पब्लिश किया था फैक्ट्स ऑन फाइल। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज की हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी की वो है क्वेश्चन नंबर 60, कीसिंग्स रिकॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट। जो कीसिंग्स रिकॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स इज गिवन, मतलब ये क्या है एक्चुअली? ये डायरेक्टरी है, ये एक डायरेक्टरी है, बायोग्राफी है, डाइजेस्ट है, या फिर न्यूज़ डाइजेस्ट है, या फिर ये एक तरह का बिब्लियोग्राफी है। कीसिंग्स रिकॉर्ड्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट जो है ये जो है एक मंथली पब्लिकेशन है। कई बार एग्ज़ाम में आया है कि इसकी जो पब्लिकेशन है वो कैसे होती है। तो ये एक तरह का मंथली पब्लिकेशन है, और जो स्टार्ट हुई थी ये कब? 1931 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये एक तरह का डायरेक्टरी है जो कि मंथली पब्लिश्ड होती है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो उसमें बोला गया है कि इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय। ऑप्शन ए आपके यूनेस्को, ऑप्शन बी आपके इफ्ला, ऑप्शन सी आपके लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ऑप्शन डी आपके ALA। IFAP, इस प्रोग्राम को IFAP कहते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है इसकी ये जो प्रोग्राम है ये स्टार्ट किस ईयर में हुई थी? तो ये 2001 में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था। डेट भी पूछ सकते हैं, कभी कभी डेट को भी माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। तो IFAP जो है ये 2001 में स्टार्ट हुआ था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, जहाँ पे बहुत सारे अदर कंट्रीज़ के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इकट्ठा होकर के डिस्कस कर सके, पॉलिसी मेकिंग कर सके, कोऑपरेशन कर सके, गाइडलाइन को डिसाइड कर सके, ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन है, वर्ल्ड वाइड जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसको ईजिली एक्सेस कर सके। तो यहाँ पॉलिसी मेकिंग होती है, किया जाता है। तो वाया इंटरनेट जो इन्फॉर्मेशन से नॉलेज को वाया इंटरनेट हम लोग किस तरीके से एक्सेस कर सके, तो इसके लिए यहाँ पे एक गाइडलाइन तैयार की जाती है या फिर डिसीजन लिया जाता है। तो एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम। तो ये किसने लॉन्च किया था? तो ये जो है प्रोग्राम है ये लॉन्च किया था यूनेस्को ने। इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय यूनेस्को। देख ले आंसर। यस, यूनेस्को ने इसे लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वे प्रोपाउंडेड बाय। ऑप्शन से आपके ए पीटर ड्रकर, ऑप्शन बी आपके SR रंगनाथन, ऑप्शन सी आपके पीटर ब्रॉफी, ऑप्शन डी आपके पीटर एंडरसन। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो हुआ था इसकी शुरुआत किस ईयर में हुई थी? तो 1954 में हुआ था। और ये है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है क्या चीज़? बेसिकली एक तरह का मैनेजमेंट मॉडल है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है
वो ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होता है। और ये कैसे इम्प्रूव करते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिफाइंड करके, जो कि अग्रीड हो, दोनों मैनेजमेंट भी उस पर अग्री हो, एम्प्लॉय भी उससे अग्री हो। तो ये ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिफाइंड करके ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। इसका मेन काम होता है कि ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिफाइंड करके। तो ये जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया था, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव 1954 में दिया गया था। तो ये किन्होंने दिया था, ये दिया था पीटर ड्रकर ने। इसे ध्यान में रखें। 19th question. Which law of library science enunciated by S.R. Ranganathan has been reinterpreted by OCLC research group develop the physical and technical infrastructure needed to deliver physical and digital material? Options A है आपके every reader his or her book. Options B, books are for use. Option C, save the time of the reader. Option C, every book its reader. टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल एंड टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहाँ पर की गई है। तो इसका जो हमारे जो फर्स्ट लॉ है उसमें हम लोग देखते हैं बुक्स आर फॉर यूज़। जो फर्स्ट लॉ है, हमारे बुक्स आर फॉर यूज़, रंगनाथन ने दिया था। उसमें रंगनाथन ने कहा था कि जो बुक्स है वो सिर्फ स्टोर और प्रिजर्व करने के लिए ही नहीं है, उसे यूज़ भी किया जाना चाहिए। हालांकि वो स्टोर और प्रिजर्व करने के खिलाफ नहीं थे, बट वो ज़्यादा जोर दे रहे थे कि बुक्स को यूज़ भी किया जाना चाहिए, क्योंकि उस समय बुक्स की ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही थी। सिर्फ स्टोर और प्रिजर्व के पर्पज़ के लिए ही लाइब्रेरी को यूज़ किया जा रहा था। तो उन्होंने ये लॉ दिया कि डॉक्यूमेंट्स या बुक्स को यूज़ करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि प्रिजर्व और स्टोर करना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा था कि लाइब्रेरी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, लोकेशन कहाँ होना चाहिए लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी की ओपनिंग टाइम क्या होनी चाहिए, क्लोजिंग टाइम क्या होनी चाहिए, स्टाफ कैसे होने चाहिए, और जो वहाँ के फर्नीचर्स कैसे होने चाहिए, लाइब्रेरी की एटमोसफेयर, टेम्परेचर क्या। तो ये सारी चीज़ की जानकारी हमें फर्स्ट लॉ में मिलती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बुक्स आर फॉर यूज़, फर्स्ट लॉ। ये क्वेश्चन जो है पिछले ईयर UGC नेट में पूछा गया प्रश्न है, लोग ध्यान दें। इंट्रेंस ये भी क्वेश्चन पिछले ईयर पूछा गया था UGC NTA नेट में। व्हाट इज इंट्रेंस? इंट्रेंस क्या है? आपके ऑप्शन है वेब पोर्टल फॉर इंजीनियरिंग, ऑप्शन बी वेब पोर्टल फॉर हेल्थ, ऑप्शन सी है आपके सब्जेक्ट गेटवे फॉर सोशल साइंस, ऑप्शन डी है आपके सब्जेक्ट गेटवे फॉर ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस। इंट्रेंस होता क्या है? इंट्रेंस एक तरह का डेटाबेस है। इंट्रेंस जो है वो क्या है, एक तरह का एक डेटाबेस है जिसमें जो कि प्रोवाइड करती है एक्सेस टू पबमेड, मेडिकल, न्यूक्लियोटाइड एंड प्रोटीन सीक्वेंस डेटा, जीन सेंटर्ड एंड जीनोम मैपिंग। तो ये सारे जो है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है मेडिकल से, हेल्थ से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। तो इंट्रेंस जो है वेब पोर्टल फॉर हेल्थ है। और जो इंट्रेंस है उसको प्रोड्यूस्ड बाय, इसे प्रोड्यूस किसने किया है, तो वो किया है NCBI ने। इसका पूरा नाम है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशंस। तो ये थी हमारी आज की लास्ट क्वेश्चन जो कि हमने देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपनी राय ज़रूर दें, जिससे कि हमें मदद मिले अपनी वीडियो को और ज़्यादा अच्छे। अगर कुछ बुरा लगा, वो भी कुछ कहीं ड्रॉबैक्स आपको दिखें तो वो भी आप लोग शेयर करें, ताकि हमें पता चले कहाँ इम्प्रूव करना है, कहाँ इम्प्रूव नहीं करना है, वो पॉइंट्स हमें बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। इसमें जो इस चैनल पर वीडियो कंटिन्यू आती रहेगी, जो कि आपके आने वाली जितनी भी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम है, जैसे कि लाइब्रेरी अटेंडेंट UPPSC की,
असिस्टेंट लाइब्रेरियन की, बिहार में जो आने वाली लाइब्रेरियन की एग्ज़ाम है केवीएस की, और वेस्ट बंगाल एसएससी की जो लाइब्रेरियन की एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये जो सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। आपने पूरी वीडियो देखी। राधे राधे।